हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ हमारे इस डिटेल्ड रिविजनरी सेशन में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहली बात, ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि क्लास 12th के एग्जाम देने वाले हैं, वेदर इट इज अ सीबीएसई बोर्ड और एन आईएससी बोर्ड। इस टॉपिक का एग्जाम में जो वेटेज है वो 8 to 10 मार्क्स का है और इसको हम लोग बहुत ही इजीली गेन कर सकते हैं कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th। ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, और क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ टेक्निकल्स वगैरह नहीं है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है। बहुत ही इजीली हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। बस एक फॉर्मेट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमको पूरा क्वेश्चन को, फॉर्मेट के बेसिस पे हमको पूरा क्वेश्चन को करना रहता है। ठीक है। और हमारा जो ये जो रिवीजन सेशन है जो चल रहा है, इसके और भी वीडियोस, मतलब हम लोगों ने शेयर कैपिटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को, रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपने बुक्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एट, जिस मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर। मतलब जब हम लोग अपने बिजनेस को खत्म कर रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उस रिकॉर्ड को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर, मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें वो बताता है कि हमारी एक्चुअल में पोजीशन क्या है। मैंने पूरा साल तो बिजनेस कर लिया, ठीक है, हमने पूरा साल तो बिजनेस कर लिया, बट हम लोग किस पोजीशन पे हैं, क्या हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल था, जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो क्या एक्सपेंसेस हम लोगों ने सही से किए हैं, और जो एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किए हैं क्या हम लोगों ने एक्सपेंसेस को सही से कैलकुलेट किए, और जो क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हुए वो क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस सही से मेंटेन हुए हैं, और सही से उसके ऊपर हम लोग क्या प्रॉफिट गेन कर पाए, या फिर कि हम लोग बस एक्सपेंसेस ही करते गए और अब मतलब प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंसेस पे ही खर्चा कर दिया और हम लोगों ने प्रॉफिट ही नहीं गेन कर पाया। तो मतलब क्या हुआ वैसा बिजनेस करने का, है ना। तो ये हमें क्या बताता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है एट द एंड ऑफ द ईयर, जिससे वो अपने ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा सके। तो अब ट्रू मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करें सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ अकाउंट्स को बनाते हैं, मतलब कुछ हम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि नंबर पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वही ट्रेडिंग पीएल क्या होता है, हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। वो हमें क्या बताता है, हमारे इनकम के बारे में बताता है, मतलब हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे ग्रॉस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इसके बारे में बताता है, इसलिए इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि ये हमारे असेट्स और लायबिलिटीज से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देती है, हमारे असेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि हम लोगों ने फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स है, उस पे हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख जाएगा, हमारी बैलेंस शीट में हमारे दिख जाएगा कि हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, प्रीवियस ईयर कितना किया था। ये सारी चीजें हम लोग कंपेयर करने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि हमारे अपने पिछले मतलब प्रीवियस ईयर से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारे जो पिछले सालों से जो हम लोग बिजनेस करके आ रहे हैं, क्या इस साल उससे बेटर परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कंपेयर करने के लिए हेल्प हेल्प करता है। ठीक है। फिर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो भी फुल रिवीजन में, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं क्योंकि हम लोग अपने कैश पोजीशंस, हम लोग कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से रिगार्डिंग हम सारी इन्फॉर्मेशन शो करते हैं उसमें, और देखते हैं कि क्या हमारे जो कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो है, निगेटिव कैश फ्लो है, हमारे पास कैश है कुछ है या नहीं है, हमारे जो कैश ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में दिखा देते हैं। उसके बाद चेंज इन इक्विटी। चेंज इन इक्विटी का मतलब होता है कि हमारे जो इक्विटीज वगैरह के जो टाइप्स होते हैं, मतलब वो उनको शो करते हैं, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बारे में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, चेंज इन इक्विटी। एंड उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाते हैं और द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि ये सारी जो हम लोग
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या फिर नोट्स टू अकाउंट भी इनको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अपने हेडिंग्स दिखा रहे हैं ना, मतलब जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें उसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स और अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट मेंशन बिफोर, मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि ये हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजों को हम लोग उसमें शो करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा इंफॉर्मेशन रहा तो ओके। उसके बाद हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं इसको, ये हम लोग क्यों बनाते हैं। ये हम लोग कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ये इसमें क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, एंड द चेंज इन इक्विटी एंड द नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? इट रिवील्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। ये हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं हमारी सॉल्वेंसी के बारे में, हमारी लिक्विडिटी के बारे में, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, हम मतलब इससे हम अपनी सॉल्वेंसी, मतलब हम सॉल्वेंट, कहीं सॉल्वेंट वगैरह तो नहीं है, मतलब हमारी पोजीशन ठीक तो है ना बाबा। तो इसलिए बताता है, हमारी लिक्विडिटी के बारे में बताता है कि हम लोग लिक्विड है या नहीं है, मतलब हम लोग मतलब जो कंपनी, जो हम अपने शेयर, मतलब जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमें हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे पॉलिसी बनाने में, ये सारी चीजें हमें, हमको ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं हम लोग को तो हेल्प करते ही करते हैं, बट हमारे आउटसाइडर्स जो होते हैं ना, मतलब कंपनी के जो बाहर के लोग होते हैं, कंपनी से जो बाहर के लोग होते हैं, उनके उनके लिए भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारे जो क्रेडिटर हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, हम हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, वो लोग भी जो अगर हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करेंगे, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी तो सब देखेंगे ना कि हमारे क्या, क्यों हम लोग इनके ऊपर इन्वेस्ट करें, क्यों हम लोग इनको पैसा दे, क्यों हम लोग इनसे डील करें, है ना। जैसे कि इन्वेस्ट क्रेडिटर्स हो गया, क्यों हम लोग इनको परचेज बाइंग, मतलब इन इन लोगों को हम अपने गुड्स को सोल्ड करें, या फिर अ, वही बात होता है। तो इसको, इसका मतलब होता है कि इन लोगों को भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये अपने पैसे वहां से रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे आउटसाइड, जितना हमें इनसाइडर्स को भी जरूरत होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उतना ही, मतलब उससे ज्यादा ही आउटसाइडर को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में। ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी हुई है। ठीक है, financial statement are prepared for the purpose of presenting a periodical view or a report on progress made by the management and the deal with the status of investing the business and result achieving during the period of under the review। मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि हम पीरियडिकली एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं, और जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे ये हम अपने रिजल्ट्स के बारे में रिव्यू कर सकते हैं, मतलब कि जिससे हम अपने रिजल्ट्स के बारे में रिव्यू कर पाते हैं। मतलब कि हम इसको जब प्रिपेयर करते हैं तो हम हमारे पोजीशंस के बारे में बता पाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेचर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा वो होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उन्हीं डेटा या फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग बुक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे अकाउंटिंग बुक्स में होते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग बुक्स में नहीं होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, finance contain only those facts and the data that are recorded in the accounting books, and the data is not recorded in the accounting books are excluded, is excluded। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये हमारा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है ओरिजिनल कॉस्ट को, मतलब ये हमारे ओरिजिनल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे करंट मार्केट प्राइस को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमें करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमारे ओरिजिनल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, ये हमारे इन्फ्लेशन इफेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, और कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। कन्वेंशन का मतलब होता है कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करते हैं। मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कन्वर्जन, प्रूजेक्ट कन्वर्जन, प्रूडेंस कन्वर्जन का यूज करते हैं, मटेरियलिटी कन्वेंशंस का यूज करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि
हमारे जो हम लोगों ने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स मतलब जो भी बना रखा है ना, वो हम उसके हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि और हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ईयर बाय ईयर उस हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं। मटेरियलिटी मतलब होता है जो हम लोग गुड्स बाय या सोल्ड मतलब जो भी कर रहे हैं तो वो हमारे मटेरियल गुड्स हैं या नहीं, मतलब मटेरियलिटी को शो करता है, ठीक है। और प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो हमारे प्रॉफिट्स है वो वो प्रॉफिट्स हमारे मतलब सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है या नहीं है, ये हमें बताता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट और लॉसेस दोनों के बारे में बताता है, तो मतलब सिग्निफिकेंस प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बताता है, ठीक है। ओके, हाँ देन बात करेंगे। हाँ ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब कि इससे हम लोग मतलब इससे क्या होता है, इजी हो जाता है, मतलब रीड करना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब कि अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, कंपेयर कर सकते हैं। और ये हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस भी बताता है, ठीक है। ये हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस बता सकता है इसकी वजह से, ठीक है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में। हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग कुछ अजम्पशंस को अज्यूम करते हैं, मतलब कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस कॉन्सेप्ट्स को अज्यूम करते हैं। इसका मतलब होता है, तो जैसे कि हम लोग कौन कौन सा assumptions को यूज करते हैं, हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को सॉरी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो इस मोटिव से स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत आगे मतलब आगे जाने वाला है, मतलब मूविंग मूविंग मूविंग, मतलब कभी बंद नहीं होने, ये तो सोच के नहीं करते हैं ना स्टार्ट की बंद होने वाला है ना। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि बिजनेस ईयर बाय ईयर वो बढ़ता ही जाने वाला है, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग जितना भी मेजरमेंट करते हैं वो मनी में करते हैं, तो हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, हम रियलाइज कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज से, रियलाइजेशन जो कर रहे हैं उसको उसके बारे में बताता है, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टुलेट्स बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो ये हम लोग इनके हिसाब से सारी चीजों को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट क्या होता है एक्चुअली में, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो कुछ चीजों को हम लोग पर्सनली मतलब हर कंपनी अपने हिसाब से अपने अलग अलग जजमेंट के हिसाब से उसको यूज करती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, जो हम लोग मेथड्स लगाते हैं, तो कोई डब्ल्यूडीवी लगाता है, कोई एसएलएम लगाता है, तो इसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं, कि पर्सनल जजमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे ही कोई प्रोविजंस जो वेरियस एसेट्स पे बनाता है, कोई डिफरेंट रेट पे बना रहा है, कोई डिफरेंट रेट पे बना रहा है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने का पीरियड कोई दूसरा चूज कर रहा है, कोई दूसरा चूज कर रहा है, ऐसे हम बहुत सारे हम पर्सनल जजमेंट्स को यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इसकी वजह से एक्चुअली में होता है ये कि हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ये इसका एक मेन डिफेक्ट यही है कि हम लोग एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करने में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है एडिक्वेट है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये हमें बताता है, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब एडिक्वेट है या नहीं है, मतलब एडिक्वेट हमारे जो हम लोग यूज कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज, ये एडिक्वेट है या नहीं, रिलायबल हमारे जो असेट्स हैं या मतलब जो भी है वो हमारे रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, ठीक है। पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन मतलब टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, ठीक है। एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी को भी डिस्क्लोज करता है, लिक्विडिटी फाइनेंशियल वेबिलिटी को भी डिस्क्लोज करता है। देन अर्निंग कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कि अर्निंग कैपेबिलिटी मतलब प्रिपेयर किया जाता है कि हम जिससे पता कर सके कि हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी फर्म की बिजनेस की अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। ये हमें अर्निंग कैपेबिलिटी निकालना भी बताता है, और ये हमें बताता है
टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट कैसे कितना इफेक्टिवली कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, मतलब ये हमें बताता है कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब कितना मैनेजमेंट हमारा सीरियस है, मतलब ये बताता है कि कितना मैनेजमेंट सीरियस है हमारे स्कार्स रिसोर्सेज जो होते हैं उनको यूटिलाइज करने में, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में कितना मैनेजमेंट का रोल है वो बताता है हमें। ओके, ठीक है। देन ये हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज बनाना, डिसीजंस लेना, ये इसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें एक्चुअली ट्रू पिक्चर्स बताता है जिससे हम लोग जो हमारे फाइनेंशियल से वो है उसको हम लोग इजीली यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या मेन पॉइंट्स को प्रिपेयर कर, मतलब क्या क्या हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग प्रिपेयर करते हैं और अब इसको हम लोग अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी, ठीक है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोमेंट कंपनी के केस में हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है, हम लोग को बस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट्स तो इसी के साथ ही इंक्लूड होता है, तो बस हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ता है। ठीक है, ओके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि ये हमें इंटरनल यूजर्स के लिए तो यूजफुल होता ही होता है, बट ये हमें एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स को, सभी को इंफॉर्मेशन मतलब इक्वली मतलब जिससे वो अपने डिसीजंस को अच्छे से ले सके उतना प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, देन बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट हमें बताता है रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्या बताता है गाइस? हमें फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, मतलब रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है उसके बारे में बताता है, मतलब हमारे असेट्स जो है, लायबिलिटीज है, उनकी रियल अभी पोजीशन कितना है। जैसे कि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद हमारे एसेट्स कितने हैं, ठीक है, ये बताता है। रिलेटेड ये हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एंड ये हम लोग बनाते हैं एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ये हम लोग वर्टिकल बेसिस पे बनाते हैं। वर्टिकल बेसिस पे पहले कैसे बनता था? पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सब मिला के बनता था, बट मतलब दोनों तरीके से बनता था। अभी जो हम लोग बनाते हैं वो बस वर्टिकल बेसिस पे बनाते हैं, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं। देन हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? एक्सप्रेस करता है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ, वो हमें क्या बताता था? फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बताता था फाइनेंशियल पोजीशन, एंड देन ये बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कि हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और लॉस सफर कर रहे हैं, ये बताता है, मतलब प्रॉफिट में है या लॉस में है ये बताता है। मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है हम जो जिस चीज से डील कर रहे हैं, मतलब जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग बताता है कि हम फाइनेंशियल प्रॉफिट कर रहे हैं और फाइनेंशियल मतलब ये प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ठीक है, वो बताता है। ये हमें बताता है रेवेन्यू अर्न किया कितना और उससे रिगार्डिंग हम लोगों ने कितना एक्सपेंसेस किया, ठीक है, ये हमें बताता है फाइनेंशियल सॉरी इनकम स्टेटमेंट बताता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, हाँ, इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनसे मतलब जो फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट से हम लोग बहुत सारे इनपुट्स किस में डालते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको कहाँ डाल देते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब बैलेंस शीट में शो करते हैं, है ना। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनाते हैं गाइस। ओके, देन बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोगों ने रिगार्डिंग सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं, रिवीजन वीडियो प्ले लिस्ट में है और आप उसको जरूर देखिएगा। अब इसको एक बार बात कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब हमारे कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो
कितने हुए फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है जैसे फिक्स्ड असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स हमारे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जितना हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर बोरोइंग्स है उनसे रिगार्डिंग इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बता दिया है कि 1% कंपनी, डोमेन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी से रिगार्डिंग हमें नहीं बनाने की जरूरत होता है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स हमें डिटेल प्रोवाइड करता है बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, जो भी डिटेल होती है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर मतलब क्या क्या चीजों को हम लोगों ने शो किया है, तो उसको एक्सप्लेन करता है, डिटेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वगैरह ये सब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यूजर्स के बारे में बात करेंगे। तो यूजर्स जो है ना, यूजर्स एक इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूजर्स का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यूजर्स मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं, कौन कौन यूज कर रहा है, मतलब कौन कौन यूजर्स कौन कौन है। यूजर्स मतलब होता है एक तो इंटरनल पार्टी, जैसे कि मेरा बिजनेस है तो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ये सारे लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना बेटर बेस्ट करना है, क्योंकि इस ईयर से नेक्स्ट ईयर बेस्ट करना है, नेक्स्ट ईयर से देन नेक्स्ट ईयर बेस्ट करना है, मतलब हर साल इनको इम्प्रूव करना है, इनको अपने मार्केट में स्टेबल रहना है, मार्केट में ग्रो करना है, मार्केट में अपने गोल्स को अचीव करना है, इसलिए इनको इनके लिए इम्पोर्टेंट है ना। एक्सटर्नल पार्टीज को के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इनके यूजर्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स जो होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज भी होते हैं। एक्सटर्नल पार्टीज का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे जो बिजनेस के बाहर वाले लोग हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के अंदर के लोग नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टीज। तो इनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? भैया देखो, नॉर्मल अगर कोई हमारे कंपनी के साथ डील करेगा, इन्वेस्ट करेगा, या फिर हमारे मतलब उसको देखेगा, अगर उसको स्टडी भी करता है, कुछ भी करता है, तो उस उसको उसके बारे में पता होना चाहिए ना, बिल्कुल डिटेल में, कम से कम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, कितना सेल कर रहा है, कितना वॉल्यूम है, क्या है, कितना है, किस गुड्स के रिगार्डिंग सेल कर रहा है, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना। कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना लगाया है, कितना आउट, मतलब प्रोमोटर्स ने का कैपिटल कितना है, कितना आउटसाइडर्स का है, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, ओके। तो देन इसमें एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो गवर्नमेंट इसके बारे में स्टडी करती है। टैक्स अथॉरिटीज देखती हैं, रिसर्चर्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देखते हैं, कंज्यूमर्स, बैंक एंड अदर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर एंड पब्लिक, पब्लिक भी देखती है। हम लोग जैसे पब्लिक है तो पब्लिक भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको बिल्कुल एक डिटेल में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम इंटरनल पार्टीज में जो हमारे आते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड अदर वर्कर्स जो आते हैं, ये लोग क्यों देखते हैं? ये हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, तो ये लोग देखते हैं हमारे अर्न प्रॉफिट, मतलब बताया ना, क्योंकि उनको ग्रो करना है। ठीक है, ओनर्स देखते हैं इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट अर्न और अ लॉस इंक्लूडेड इन द इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ये प्रॉफिट और लॉस से रिगार्डिंग इनको मतलब पता करना होता है, इस वजह से ये लोग देखते हैं। ठीक है, कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी एंड द वेबिलिटी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द बिजनेस, ये लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि भैया इन लोगों ने पैसा लगाया है, ये ऑनर्स हैं, ये ऑनर्स हैं, इन लोगों ने पैसा लगाया, तो इन लोग को तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पर कितना कमा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, ये हमें मतलब फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। ऑनर्स देखता है कि ऑनर्स को देखना होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, मतलब चलेगा ना, टिकेगा ना, हाँ, वो बताता है। मैनेजमेंट क्यों देता है? मैनेजमेंट इसलिए देता है कि उसको प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग करना होता है, डिसीजन मेकिंग करना होता है, इसके लिए पास परफॉर्मेंस, मतलब पुराने सालों से उनको मतलब कंपेयर करना होता है, इस वजह से ये लोग देखते हैं। ठीक है, पॉलिसी, ये लोग बस पॉलिसी बनाते ही नहीं है, बट ऑल्सो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन भी करना होता है ना। पॉलिसीज को बस बनाना तो होता नहीं, कुछ भी बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब उसके हिसाब से, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से हमको बनाना पड़ता है। मतलब जैसे प्रोविजंस हो गए, ये सारी चीजें हो गई, पॉलिसीज बनानी पड़ती है ना, क्योंकि बैड डेट्स हो गए, ये सारी चीजें, कि इतना क्रेडिट पे देना है, इतना कैश पे ट्रांजेक्शन करना है, ये सारी चीजों का एक मतलब डिसीजन बनाना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है ना। तो ये सारी बातें हो गई। एंड देन मैनेजमेंट कैन नॉट ओनली द enhance the efficiency of the business but also exercise the various cost and controlling measures to remove the efficiency। ये बस जो efficiency को नहीं देखता है, मतलब
एफिशिएंसी को ही नहीं देखता है, बट इसको एक्सरसाइज करता है कि वेरियस कॉस्ट एंड मेजरमेंट्स के बारे में भी इसको देखता है, जिससे वो उसको कम कर सके। ठीक है, जिससे उसको वो कम कर सके कॉस्ट वगैरह को, क्योंकि बेटर डिसीजन होगा ना, मतलब मोर प्रॉफिट अर्निंग होगा। अच्छा, एम्प्लॉयर और अदर वर्कर्स क्यों देखते हैं? एम्प्लॉयर अदर वर्कर्स इसलिए देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि भैया वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इन कंपनी का जो फाइनेंशियल्स ही खराब है अगर, तो कंपनी, वो तो भैया मतलब डेली मजदूर है ना भाई, तो उनको अपने भर का पैसा मिल जाए, बस काम खत्म। तो बस वही उनका बस इतना मतलब होता है कि ये क्या कंपनी, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उनका फाइनेंशियल अच्छा है, तो हम लोग को अच्छा अर्निंग मिलेगा, अच्छा बोनस मिलेगा, अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। ये सारी चीजों के लिए ये लोग भी स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टीज में क्या होता है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये देखता है, ये हमारी लिक्विडिटी देखती है, मतलब ये हमें हमारी इंफॉर्मेशन देखती है, जैसे कि हमारी लिक्विडिटी देखती है, हमारी क्रेडिट वर्दी देखती है, कि क्योंकि ये हमें पैसा देने वाले हैं ना, हमारे मतलब पैसा देने वाले हैं, तो ये देखते हैं कि क्या हमको इससे पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखते हैं हमारी लिक्विडिटी, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, हमारा सॉल्वेंसी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। तो एडवांस द लोन, मतलब लोन वगैरह देने के लिए सारी चीजों को इन लोग को देखना पड़ता है। देन क्रेडिटर्स क्या देखते हैं? क्रेडिटर्स हमारे देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह एंड लिक्विडिटी पोजीशंस को देखते हैं, जिससे ये उनको इजीली कोई भी सामान क्रेडिट पे दे सके, क्योंकि उनको पता चले कि ये हमें हमसे इनको पैसा रिसीव होगा या नहीं होगा। मतलब क्रेडिट वर्दीनेस देखता है कि वो कैसे क्रेडिट मतलब हम लोग को दे पाएंगे। ठीक है, हमारे पैसे लौटा पाएंगे। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह क्यों देखते हैं? क्योंकि वो उनके प्रॉफिट में, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, देन इनके सॉल्वेंसी वगैरह के बारे में इनको पता होना चाहिए, इसलिए वजह से वो लोग देखते हैं। टैक्स अथॉरिटी क्यों देती है? टैक्स अथॉरिटीज देखती है कि जो अमाउंट सेल हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू आर करेक्टली कैलकुलेटेड टू, मतलब ये जो मतलब इसलिए देखती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, मतलब बुक्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए हम देखते हैं क्योंकि जितना भी सेल, प्रोडक्शन, परचेज, रेवेन्यू जितना भी जनरेट कर रहे हैं, ये करेक्टली कैलकुलेटेड है या नहीं, और कहीं अनएम्बिगियस तो नहीं है, मतलब झूठ मूठ वाला तो कोई मामला नहीं है ना, मतलब फालतू में दिखा रखा है, जिसका मतलब बस छिपाने के लिए, है ना, कुछ ऐसे तो चीजें नहीं है। तो ये लोग इसके लिए करते हैं, जिससे वो लोग अपने लीगल प्रोविजंस को अच्छे से फॉलो कर पाए और टैक्स को मतलब कैलकुलेट कर पाए और टैक्स उनसे फुली चार्ज कर पाए। ठीक है, टैक्स को अगर लेना रहता है, इस वजह से वो लोग भी उसको देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों देखती है? गवर्नमेंट देखती है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, कि जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम वगैरह इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कैसी हो रही है, जीडीपी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह जैसे चीजें हैं। तो और ये हमें और भी चीजें बताती हैं, गवर्नमेंट को ये चीजें बताती हैं, हमारी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती है कि ऐसी कंपनीज, ऐसे ऐसे फर्म्स हमें हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हैं ना, पॉवर्टी वगैरह को कम कर रहे हैं ना। ठीक है, ये सारी चीजें भी होता है। देन हमारे रिसर्चर्स क्यों देते हैं? रिसर्चर्स हमारे देखते हैं हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कुछ करेक्शन करने के लिए, सब हम लोग देखते हैं, ये सब लोग देखते हैं। एंड देन कंज्यूमर्स क्यों देखते हैं? कंज्यूमर्स देखते हैं कि उनकी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए, मतलब जो रेपुटेशन बिल्ड है ना उसके लिए देखते हैं कि मतलब सप्लायर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है, एंड द पोस्ट सेल सर्विसेज कैसी है, ये सारी चीजों के लिए ये लोग कंज्यूमर्स भी देखते हैं कि जिनका हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सही में मतलब अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ उल जुलूल काम कर रहे हैं क्या। है ना, उल जुलूल। देन हमें पब्लिक देखती है। पब्लिक देखती है इसलिए क्योंकि उसको पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस स्पेंड ऑन द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में जो लगा रखा है, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, फंडिंग, स्कूल में अगर ऐसा पैसा लगा रहता है, तो इसकी वजह से उनके पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो इस वजह से देखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्या क्या करता है? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में।
4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग यूजर्स, जैसे कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। दोनों के को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है कैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है इंटरनल यूजर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन देता है हमारी वेबिलिटी वगैरह के बारे में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड टैक्स अथॉरिटीज को हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हम लोग को टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, कैश फ्लो मतलब क्या होता है? कैश फ्लो मतलब होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ये भी बताता है कि हमारे कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके, जैसे किसको? क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, लोगों को। ठीक है, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? मतलब होता है हम लोग एफिशिएंटली मतलब इफेक्टिवली कितना हम लोग फॉर्म में कितना इफेक्टिवली वर्क हो रहा है, मतलब इफेक्टिव कितना है, मतलब कि जितना हम लोग बात कर रहे हैं उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब इंटरफॉर्म एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके। Also help in designing the policies and drafting policies. Designing policies and drafting policies मतलब पॉलिसीज को बनाने और डिजाइन करने में, ड्राफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी बनाती है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन चेंज इन मेथड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये डिस्क्लोज करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी डिस्क्लोज करता है कि हमारे जो पॉलिसीज वगैरह बना रखे हैं वो हम लोग प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उसके चेंजेस जो हो रहे हैं, उसके मेथड जो चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में सारी चीजें डिस्क्लोज करता है। ठीक है, देन बात करेंगे पॉलिसी फॉर्मेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डिटरमाइन द नेशनल इनकम। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्यों? नेशनल इनकम को प्रोवाइड करने के लिए, जीडीपी को प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ओके। ये सारी प्रॉब्लम्स से निपटने मतलब के बारे में जानने के लिए, निपटने के लिए गवर्नमेंट मतलब पता करती है कि क्या ये इससे हम मतलब इन ग्रोथ हो रही है एक्चुअली में कि नहीं हो रही है कंट्री की। अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो क्या बोलता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा रहेगा ना तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इन्वेस्ट। हाँ, अब बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? देखो, हिस्टोरिकल डेटा मतलब जो भी हम इसको प्रिपेयर, लिमिटेशन इसका क्या है कि ये जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे प्रिपेयर करते हैं। मतलब इसमें हम लोग करंट मार्केट प्राइस को नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा दिखा पाते हैं। ये हमारा एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, हम लोग इस पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं दिखा पाते हैं, ये हमारा एक लिमिटेशन हो गया। फिर क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस ऑफ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब ये क्वालिटी को इग्नोर करता है, बस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देता है। ये हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं दिखा सकता, जैसे कि कलर, साइज, ब्रांड पोजीशन ऑफ द मार्केट। तो ब्रांड पोजीशन को ये नहीं दिखाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट होता है ना कंपनी का। ये सारी चीजों को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं शो कर पाता है, ये इसका एक लिमिटेशन होगा। मतलब बेस्ट का मतलब होता है का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है वो पर्सनल जो जजमेंट होता है, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर करती है, जिससे वजह से क्या होता है कि जैसे पर्सनल जजमेंट मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो बनाना, उन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, किस बेसिस पे इन्वेंट्री को वैल्यूएट करें, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब एक कंपनी, एक फर्म को दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंटर एरिया कंपैरिजन। ये क्या होता है कि दो कंपनीज के बीच में डिफिकल्टी होता है, वही जो अभी बात किया, दो कंपनीज के बीच में जो डिफिकल्टी होता है कंपैरिजन के थ्रू, कंपैरिजन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया था।
कि हम लोग डिफरेंट मेथड्स और पॉलिसीज को यूज करते हैं, तो इस वजह से हम लोग कंपेयर करने में मतलब सही नहीं रहता है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि ऊपर से दिखाना, ठीक है, मतलब ऊपर से सजा सजा के दिखाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चीज ये भी बताता है कि ये ये चीज नहीं कर पाता है कि विंडो ड्रेसिंग मतलब के बारे में नहीं पकड़ पाता है कि मतलब कि अगर ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे मतलब अंदर कुछ झोल है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छे से दिखा रखा है। तो ये सारी चीजों को मतलब बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अकाउंटेंट्स लोग मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह रहते हैं तो ऑडिट वगैरह होता है तब इसमें पकड़ में आता है ना। देन डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब कि हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट को फेल टू रिफ्लेक्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वगैरह को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसको मतलब फोरकास्ट नहीं कर पाता है। फिर मतलब जो नेक्स्ट होने वाला है उसकी वजह से वो फोरकास्ट नहीं कर पाता है ना। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस अकाउंट के बारे में बात करने हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसको प्रिपेयर किया जाता है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बाद के अंदर, है ना। ये क्या बताता है? कंसाइज वर्जन होता है, मतलब कि ये हमारे रेवेन्यू अर्न एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग ये एक हमारे फुली इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कितना हमारा मतलब रेवेन्यू हुआ है और कितना हम एक्सपेंस किए हैं गुड्स को अलग बनाने में और बेचने में, तो वो हमारे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कवर होते हैं। और उसके बाद इसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट वाइज ही इसको हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम लोगों को जो ये प्रिपेयर करते हैं इजी होता है। नॉर्मली हम लोगों को क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा और हम लोग को फॉर्मेट में प्रिपेयर करना पड़ता है। अब हम लोग फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनता है। तो शेड्यूल 3 ये है, ठीक है, कंपनीज एक्ट का 2013 का शेड्यूल 3 ये है। ये जो हम लोग जिस हिसाब से बनाने जा रहे हैं ना, अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। और हम बता देता हूँ कि इससे रिगार्डिंग हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर बना रहे होते हैं इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। तो हम लोग इसके जो कॉलम्स बनाते हैं, पहला कॉलम आता है सीरियल नंबर का, देन कॉलम आता है पर्टिकुलर का, देन आता है नोट नंबर का, देन आता है फिगर ऑफ अ करेंट ईयर, देन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल का, देन ये पिछले साल का, ठीक है। मतलब 2 साल, क्योंकि 2 साल का ही नॉर्मली बनाते हैं। 1 साल का आता है तो 1 साल का बनाइए आप, 2 साल का नॉर्मली हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए आता है, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं एक एक चीज अभी भी आई यहाँ पे डिसाइड कर मतलब डिफाइन कर दे रहा हूँ और आगे भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसको सारी चीजों को अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हमारा सेल से कितना पैसा आया। मतलब कि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जितना इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं ना, उससे हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, जो भी हो, उससे हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम, अदर इनकम में हम लोग इंक्लूड करते हैं जैसे कि अदर देन सेल्स हमारे क्या क्या इनकम्स हो रहा है। जैसे कि हम लोग डिविडेंड रिसीव करते हैं ना, कभी कभी डिविडेंड से इनकम आया, इंटरेस्ट से इनकम आया, या फिर हमारे फिक्स असेट्स को बेच के जो इनकम आया, है ना। ये सारे जो इनकम्स होते हैं उनको हम लोग बताते हैं अदर इनकम्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं तो टोटल आ जाता है हमारा ये, क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू आ जाता है। टोटल रेवेन्यू हम लोग सीरियल नंबर 3 में, ठीक है, दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं फिर उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि हम लोग कितने मतलब जो हम लोगों ने गुड्स को परचेज या फिर मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं ना, तो उसको खरीदने में कितना कॉस्ट लगा, ठीक है, कितना कॉस्ट लगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो गुड्स को परचेज करने में कितना
कितना परचेज कॉस्ट लगा, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को परचेज करने में कितना कॉस्ट लगा, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और स्टॉक इन ट्रेड मतलब अगर किसी गुड्स को परचेज करके फिर सेल कर देते हैं तो उसको गुड्स को परचेज और सेल करने में कितना कॉस्ट लगा, ठीक है। देन आता है इन्वेंट्रीज। अगर हम लोग चेंज करते हैं इन्वेंट्रीज, मतलब कि परचेज किया देन उसको मैन्युफैक्चर किया, तो चेंज जो किया WIP या फिर ओपनिंग से फिनिश्ड गुड्स में, तो उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है। WIP से स्टॉक इन ट्रेड में एंड स्टॉक, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड में कितना कॉस्ट लग रहा है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज को हम लोग जो बेनिफिट एक्सपेंसेस देते हैं वो फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं वो, और ये सारी चीजें, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सारी चीजें हमारे फाइनेंस कॉस्ट में आ जाती हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हम लोग फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, और फिक्स एसेट्स जो टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल पे हम लोग अमोर्टाइजेशन लगाते हैं। इस अमोर्टाइजेशन का मतलब राइट ऑफ कर रहे हैं कोई भी हमारे, जैसे कि इंटेंजिबल गुडविल पेटेंट, इन सभी चीजों का राइट ऑफ कर रहे हैं, है ना। अमोर्टाइजेशन मतलब उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस जो हम लोग और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं वो सब जाते हैं, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। देन इसको टोटल एक्सपेंसेस, इन सभी को ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं। टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद, हाँ, टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे निकाल लिया। टोटल एक्सपेंसेस को निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा निकलता है, अ, ये टोटल जो रेवेन्यू हुआ इन दोनों को ऐड करके जो टोटल रेवेन्यू हुआ, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मतलब 3 - 4, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस किया तो क्या आया, ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो ये हमारा इनकम होता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ओके, हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके जो अंदर जो टर्म्स यूज हुए, टर्म्स को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं वो सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी से कितना हम लोग अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग परचेज या सेल कर रहे हैं उससे हम लोग को कितना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, मतलब कितनी चीजों को बेच पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, कितने चीजों को बेच वगैरह पा रहे हैं। तो अब हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या है हमारी, अगर ये हमारा जो बिजनेस है फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब हम लोग कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे नॉर्मल गुड्स को परचेज और सेल करते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स में क्या आता है, जो हम लोग जैसे कि बैंकिंग हो गई, NBFC हो गई, ये सारी आती है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर। अगर हम लोग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो उसके केस में गुड्स को बेचना, सर्विसेज को बेचना, एंड द अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, और भी जो रेवेन्यूज होते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, उनको इंक्लूड किया जाता है। एंड फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर में ये क्या होता है, फाइनेंशियल कंपनीज मतलब का ऑपरेटिंग बिजनेस क्या है, जैसे कि लोन देना, तो लोन से जो इंटरेस्ट आया, ठीक है, डिविडेंड्स मिला, ये सारी क्या होती है, इनका तो काम ही है ना देना, मतलब ये सारी फाइनेंशियल को प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि लोन देते हैं, पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सारी तो इनका इनकम ही हुआ ना। तो इन्वेस्ट करते हैं, सारा इनका नॉर्मल बिजनेस हुआ, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग है, तो इसमें हम लोग को दो चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। पहला, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है या नहीं, फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है या नहीं, फिर देन फाइनेंशियल कंपनीज है नहीं। और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है तो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड द अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को देखना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल कंपनीज है तो इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड द अदर सर्विसेज, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, देन आता है अदर इनकम। अदर इनकम के बारे में बात करेंगे जब, तो अदर इनकम क्या बोलता है, अदर इनकम हमें बताता है, अदर इनकम बताता है कि इनकम अर्न अदर देन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ करके जो हम लोग इंटरेस्ट अर्न किए हैं, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट इनकम जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा इंटरेस्ट इनकम, मतलब इंटरेस्ट से जो भी अर्न किया वो भी तो एक तरह का इनकम ही है, शो करेंगे ना इनकम स्टेटमेंट में, इनकम इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया,
ठीक है। ये सब किस में, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अगर फाइनेंशियल होता तो ऑपरेटिंग में ही चला जाता ना। हाँ, अगर सेल किए इन्वेस्टमेंट को या फिर असेट्स को, तो उसमें प्रॉफिट और गेन कितना किए हैं, ठीक है, नेट गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि हमारे आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सच इनकम्स, मतलब ये सारी इनकम्स को छोड़ करके भी कोई इनकम होता है तो वो सारी इनकम्स को बताता है, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हम लोग एक्सपेंसेस क्या क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि अब एक्सपेंसेस में वन बाय वन हम लोग जो भी एक्सपेंसेस अभी ऊपर देखे हैं सारी चीजों को एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब जितना हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, मतलब उसमें रॉ मटेरियल को परचेज करने में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मतलब मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितना मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकाला कैसे जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। देन आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड परचेज का मतलब होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज को खरीदते हैं और बेच देते हैं, इंटेंशन ऑफ रीसेल, जब हम लोग उसको बेच खरीदते हैं किस लिए, बेचने के लिए। जैसे किसी का बिजनेस ही ऐसा है कि परचेज करता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेता है एंड देन सेलर को, सॉरी रिटेलर को बेच देता है। तो उसको वो क्या हुआ, कैसा बिजनेस हुआ, स्टॉक इन ट्रेड वाला ही तो बिजनेस हुआ, खरीदा और बेचा। तो उसको क्या बोलते हैं, जब इंटेंशन ऑफ रीसेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक इन ट्रेड, उसको स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, मतलब इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री हो रही है, चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, या फिर स्टॉक इन ट्रेड। मतलब चेंज इन इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, डिफरेंस इन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ठीक है। It should be noted that the change of material is not shown in the already included in the raw material consumed। ये बताया गया है कि जो मटेरियल चेंज इन मटेरियल नॉट शो नहीं दिखाया जाता है जबकि इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम में, ठीक है। अब आगे बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्चुअली ये एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, जैसे हमारा लीव हो गया, इनहेंस लीव इनहेंसमेंट हो गया, एम्प्लॉयज ईएसआई हो गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया, ग्रेचुइटी पेमेंट हो गया एंड कोई भी ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेचुइटी फंड या फिर प्रोविडेंट फंड पे जो कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, कंपनी का रहता है, मतलब एम्प्लॉयर का रहता है, वो चीजों को इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो हम लोग फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि हमारे बोरोइंग एक्सपेंसेस पे इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड कॉस्ट वगैरह इनकर करते हैं ऑन बोरोड फंड, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस का मतलब होता है कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं ना, डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर ऑन टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के केस में क्या होता है, अमोर्टाइजेशन यूज किया जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन जितना प्रोवाइड करता है उसको भी हम लोग एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। देन लास्ट में आता है अदर एक्सपेंसेस, जैसे जैसे कि होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हमारा एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, पावर रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये हम लोगों ने काफी डिटेल में देख लिया है ऑलरेडी। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, देन आगे देखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले आता है सेल्स, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सबसे पहले आता है ये हमारा सेल्स, ठीक है। सेल्स, सेल्स क्या होता है, सेल्स हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। परचेजेस क्या होगा, परचेजेस तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड मतलब कि कंजम्पशन ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि गुड्स खरीदा और बेच देंगे इसको, तो वो सारा परचेजेस है ये, ठीक है। 50 लाख रुपीज। देन हमारा डेप्रिसिएशन ये हमारे एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगा। सैलरीज किस में जाएगा, हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इंटरेस्ट
फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किस में चला जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड में चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेंगे। तो फाइनेंशियल सॉरी चेंज इन स्टॉक जो होगा वो हमारा 25,000 आएगा, बाकी सेल्स जो होगा 90 लाख आ जाएगा, परचेजेस मतलब स्टॉक ऑफ कंजम्पशन जो है वो आ जाएगा हमारा 50 लाख, देन डेप्रिसिएशन 1 लाख एंड सैलरी 50,000। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, ऐसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट में .1 लिखा, .1 लिखा। इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग एक ही साल का प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन .1 देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स दिया हुआ है जो हम लोगों ने अभी ऊपर बात किया 90 लाख रुपीज। देन बात करेंगे अदर इनकम के बारे में। अदर इनकम में दिया हुआ है 10,000 रुपीज। 10,000 अदर इनकम कहाँ से आया है, इनकम रिसीट से आया, इंटरेस्ट रिसीट से आया है, इसलिए अदर इनकम में हो गया, है ना। इंटरेस्ट रिसीव भी है, हाँ इंटरेस्ट रिसीव 10,000 ये किस में चला गया, अदर इनकम में चला गया। फिर देन परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड मतलब जो भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो परचेज ऑफ 50 लाख के गुड्स परचेज किए तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आ गया। देन आया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। देन चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 25,000। यहाँ पे देख लो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नोट्स टू अकाउंट में आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, बस इतना ही, इसी का नंबर होता है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, आपको वहां पे पता है बट आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिफाइन करो, अगर कोई भी पॉइंट्स डिफाइन करने लायक है तो उसको डिफाइन करो। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा हमारा, सैलरी जाएगा 50,000 रुपीज, यहाँ पे डिफाइन किया, फिर यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में कोई नोट्स नहीं बनाओ, डायरेक्ट लिख दो 1 लाख रुपीज। देन इसको टोटल इनकम को ऐड करो, कैसे, टोटल रेवेन्यू को निकालेंगे, रेवेन्यू और अदर इनकम्स को ऐड करके 90 प्लस 10,000, 90 लाख 10,000। देन इसमें ऑल एक्सपेंसेस को ऐड करके माइनस करेंगे, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51,75,000। जब इसमें माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना, 38,35,000, 38,35,000। देन टैक्स को टैक्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसलिए नील किया हुआ है, अगर होता तो माइनस कर देते हैं, देन आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38,35,000। ओके, हाँ ओके, ये हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन हाँ बस एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग आज के लिए बस हम लोग इनकम स्टेटमेंट ही देखेंगे, कल बैलेंस शीट के रिगार्डिंग हम लोग पूरी बातें करेंगे हम लोग पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, हो गया ये, हाँ चलिए इसको हाँ ये कर लेते हैं। ठीक है, देख लो भाई, है ना। तो इडियट लिमिटेड जो है ये बना रहा है, आप लोगों को सही से करना है, वो इडियट है तो क्या हुआ, है ना। तो आप लोगों को इसको सही से प्रिपेयर करना है। सेल्स हुआ है हमारा, से हम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किसका किसका आइटम है। ठीक है, सेल्स हुआ है हमारा, सेल्स किस 20 लाख रुपीज, ये किसका आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम का आइटम हो गया, अदर इनकम का आइटम हो गया 50,000 रुपीज। देन इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, ये हमारा हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, ये हमारा किसका हो गया, जल्दी से बताओ गाइस, कितना किसका हुआ ये हुआ हमारा फाइनेंशियल, हाँ ये हमारा हुआ फाइनेंशियल कॉस्ट का इनकम, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गया ये हमारा 20,000 रुपीज। देन हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आता है 10,000 रुपीज आया, ये हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट का पार्ट हो गया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया। स्टॉक वेलफेयर एक्सपेंसेस हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया 10,000 रुपीज। सैलरी एंड वेजेस 50,000 रुपीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देन परचेजेस हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 10 लाख रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस में चला गया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग लिखा हुआ है 2 लाख और ये 5 लाख, मतलब माइनस में आएगा 3 लाख, कितना आएगा 2 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख, कितना आएगा ये
-3 लाख, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक कितना हो गया, -3 लाख। फिर इलेक्ट्रिसिटी किस में चला जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। टैक्स का रेट भी दिया हुआ है 50%। ओके, ठीक है। चलो बात करते हैं इसको। तो हम लोगों ने देख लिया एक बार, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब निकाला तो सबसे पहले सेल्स इसमें इंक्लूड किया। सेल्स इंक्लूड किया कितना, 20 लाख रुपीस। ओके, अदर इनकम्स में आया, अदर इनकम्स में आया डिविडेंड रिसीव 50,000, टोटल किया 20 रुपीस, 20 लाख 50,000 रुपीज। देन इसको एक्सपेंसेस करेंगे। सबसे पहले आया स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में आया हमारा परचेजेस 10 लाख रुपीज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देन आया चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 3 लाख रुपीज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 3 लाख रुपीज। देन आया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दो तीन चीजें थी, क्या क्या था, स्टाफ वेलफेयर था, सैलरी एंड वेजेस था। 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 टोटल हुआ 60,000 रुपीज। यहाँ पे लिख देंगे 60,000 रुपीज। देन फाइनेंस कॉस्ट में हमारा डिवेंचर और इंटरेस्ट पे दोनों, डिवेंचर एंड बैंक लोन पे दोनों पे इंटरेस्ट था 10,000 20,000 रुपीज। ये हो गया टोटल 30,000 रुपीज। देन हुआ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस था, टेलीफोन एक्सपेंसेस था 20,000 रुपीज। देन इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपीज एंड टेलीफोन 6,000 रुपीज। टोटल हुआ 31,000 रुपीज। यहाँ पे शो कर देंगे, सबको ऐड करेंगे कितना आया, सबको ऐड करेंगे। ये माइनस का आइटम भी ध्यान देना, इसको माइनस ही करना है, ठीक है। इन सबको ऐड करके इसको 3 लाख को माइनस कर देंगे, आएगा 12,29,000 रुपीज। सॉरी, इसको सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना भी आएगा, एक मिनट में ऐड करके बता देता हूँ कितना आएगा। 10 लाख माइनस 3 लाख 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 माइनस 31,000, 8,21,000। हाँ, 8,31,000 देन 8,21,000 माइनस करेंगे कितने में से, टोटल रेवेन्यू में से 20,50,000। ये कितना आया, 12,29,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स है, टैक्स किस पे लगेगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना भी प्रॉफिट है इस पे लगेगा 50%। तो इस पे लगा दो 50%। तो कितना बचा, 6,14,000। 12,29,000 में 6,40,000 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,14,000। ठीक है, नोट्स अकाउंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट से रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन है वो कल का डेट में आ जाएगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी, मतलब पढ़ाई करते रहना। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस।